नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। हमारा स्पेशल शो सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, और जिसमें चर्चा हम करने वाले हैं हर एक जिले की, हर एक विधानसभा सीट की, कहां पर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, आमने सामने इस बार कौन होंगे, जिले की कितनी सीटों पर किसका कब्जा है। इन सीटों पर उतरे बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों से भी चर्चा होगी। जानेंगे कि आखिर क्यों इन्हें वोट दिया जाए, और अगर वो जीते तो इस बार ऐसा क्या वो करने वाले हैं जिसका सीधा असर वोटर्स पर पड़ेगा। तो चलिए सत्ता के महासंग्राम में आज बात करेंगे शहडोल जिले की। तो मध्य प्रदेश में मतदान को अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं, इसलिए अब चर्चा सिर्फ चुनाव की हो रही है। और इस बार शहडोल जिले की 3 सीटों पर सियासी टक्कर जोरदार देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। इस जिले में बीजेपी कांग्रेस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा का भी दबदबा है। इस आदिवासी इलाके में यूं तो बीजेपी का कब्जा है, ब्योहारी को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर कांग्रेस जीत नहीं सकी अब तक। बीजेपी का यह भेद खिला रहा है, और इस बार भी बीजेपी ने ब्योहारी से शरद कोल को उतारा है, जिनकी टक्कर कांग्रेस के राम लखन सिंह से होगी। शरद कोल रिकॉर्ड मतों से पिछला चुनाव जीते थे, वो कोल समाज के कद्दावर नेताओं में शुमार हैं। तो जयसिंह नगर सीट की बात करें तो इस बार बीजेपी ने मनीषा सिंह को प्रत्याशी बनाया है। इनका मुकाबला कांग्रेस के नरेंद्र मरावी से होगा। दोनों ही नेता की इस इलाके में अच्छी पकड़ मानी जाती है, यानी मुकाबला कांटे भरा है। बात जैतपुर सीट की करें तो बीजेपी ने जयसिंह मरावी पर भरोसा जताया है। इनका मुकाबला कांग्रेस की उमा धुर्वे से होगा। बीजेपी ने जयसिंह को जहां से भी टिकट दिया, उन्होंने वहां से पार्टी को जीत दिलाई है। खैर, इन 3 सीटों पर अब की बार जनता किसका साथ देगी ये तो आने वाले दिनों में साफ हो ही जाएगा। लेकिन आज हम सत्ता के महासंग्राम में करेंगे शहडोल जिले की तीनों विधानसभा सीटों की पड़ताल। तो शहडोल की हम बात करें तो आमने सामने कौन प्रत्याशी हैं। देखिए, जयसिंह मरावी जो कि जैतपुर से उम्मीदवार हैं, तो उनके सामने उमा धुर्वे रहेंगी। वहीं आपको बता दें शरद कोल और राम लखन का मुकाबला ब्योहारी में रहेगा। दोनों ही कैंडिडेट कड़ी टक्कर इनमें देखी जाएगी। मनीषा सिंह जयसिंह नगर से आपको बता दें उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मरावी उनके सामने कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। तो कांटे का मुकाबला इन सीटों पर होने वाला है, और शहडोल आदिवासी क्षेत्र है जिसको लेकर बीजेपी अपनी अपनी कोशिशें कर रही है, और उनकी कोशिशों में यह भी शुमार था कि राष्ट्रपति महोदय को भी बुलाना उन्हें पड़ा। बहरहाल, तो जोरदार टक्कर होने जा रही है शहडोल की इन तीनों सीटों पर, जहां पर दबदबा गोंडवाना का भी है तो बसपा का भी है। राहुल राणा हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। किस तरह का सियासी माहौल वहां पर बना हुआ है। सीटों की बात करें तो आमने सामने उम्मीदवार है, लेकिन यह भी कहा गया कि इन सीटों पर विरोध के स्वर भी उठ रहे थे। और ये भी बताएं कि बसपा और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी किस तरह से यहाँ पर खेल बिगाड़ने का काम करेंगे। राहुल, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी, मैं राहुल बताइए किस तरह का माहौल है? टीवी के लिए राहुल सिंह राणा। हम आज अनादि टीवी के विशेष कार्यक्रम सत्ता के महासंग्राम के लिए स्थानीय लोगों से चर्चा करेंगे, स्थानीय नेताओं से चर्चा करेंगे। शहडोल जिले में 3 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें जयसिंह नगर में हम मौजूद हैं अभी, और एक जैतपुर है, और एक ब्योहारी विधानसभा है। तीनों जगह से नामांकन के कारण कल पूरे हो चुके हैं। 12 जयसिंह नगर से फॉर्म भरे गए हैं और 12 जैतपुर से भरे गए हैं, 8 ब्योहारी विधानसभा भरे गए हैं। हम चर्चा करेंगे वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद अली से कि स्थानीय मुद्दे क्या हैं अभी, और किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पे सत्ता का बाजार गर्म है। राहुल, दिल्ली के बाहर से टीका आप सबको याद होगा कि 98 का जो इलेक्शन हुआ था, वो 3 राज्यों की सरकारें प्याज से बनी थी। संयोग से इस बार भी दिवाली आ रही, उस बार भी दिवाली थी। उस समय भी 80-90 रुपए प्याज का रेट हो गया था। दूसरी बात, गांवों में शहरों में मुद्दा महंगाई बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, पब्लिक अंडर करंट है, और परिवर्तन की लहर दिख रही है। मैं मौजूद है यहाँ पे भाजपा के वरिष्ठ नेता
रविंद्र भाई, मैं उनसे चर्चा करूंगा किन मुद्दों को लेकर के भाजपा यहाँ मैदान पे है आज। राहुल भाई, भाजपा को शुरू से और अभी विकास पे, केवल विकास के नाम पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और नो डाउट शहडोल संभाग जो पहले कांग्रेस सरकार में इसको विखंडित कर दिया गया था, है ना, उसको हमारी सरकार ने जोड़ने का काम किया, संभाग बनाया। और संभाग स्त्री जितने भी यहाँ व्यवस्थाएं हैं वो सब हमारी सरकार की। विकास था, विकास के आधार पे ही हम आगे चुनाव पे जा रहे हैं। शक्ति भाई, आप क्या कहेंगे कि भाजपा किन मुद्दों के लेकर मैदान में है और किस तरीके से अभी कांग्रेस अपने आप को बोल रही है? कांग्रेस बहुत मजबूत है यहाँ पे, लगातार भाजपा का यहाँ पे तीनों विधानसभा में कब्जा रहा है, आप क्या लेते हैं इसको समझते हैं? देखिए, पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आपने मुझे वक्ता के रूप में तो जिस मंच पे बुलाया। मैं तो बड़ा मजाक समझता हूँ कि जो देश का, जिसको राहुल गांधी तो देश का एक खुद मजार हो और कांग्रेस उस बैनर पर चुनाव लड़े, तो मुद्दों की बात नहीं। मध्य प्रदेश में आप तो 2002 के पहले देखेंगे चुनाव क्या बीमारू राज था, क्या था, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद किस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में विकास हुआ। हम मध्य प्रदेश के विकास की बात तो करेंगे ही करेंगे, साथ में शहडोल में, चूंकि मैं निवासी हूँ और शहडोल में 4 बार का पार्षद, उस नाते भी यहाँ पे बात करूंगा। शहडोल की जनता को अपनी पूरी ताकत लगा के साथ जना मतदान करना चाहिए माननीय शिवराज सिंह चौहान के प्रति, कि भूतो न भविष्यते वाला मामला होना चाहिए। शहडोल में शिवराज सिंह ने क्या नहीं दिया? शहडोल का जब विभाजन हुआ, 3 जिलों में जिले बट गए, हम लोग को पलायन स्थिति आ गई थी कि हम लोग को कहीं जाना पड़ेगा व्यापार के लिए। लेकिन माननीय शिवराज सिंह चौहान की नजर शहडोल में जब पड़ी, उन्होंने क्या नहीं दिया? और ये कोई बोलने की बात नहीं कि कागज पे लिखा है, नहीं है कि कागज पे लिखा है, ये दिख रहा है विकास। आज स्टेडियम की भी, हम स्टेडियम परिसर में खड़े, हम स्टेडियम में देखिए क्या था, पहले पवेलियन बना, कितना कुछ क्या नहीं बना, और नया स्टेडियम भी बन रहा है, डीसी बन रहा है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी। ये बताने की बात नहीं, मुझे शहडोल की जनता सब जानती है। इसलिए मैं शहडोल की जनता के आपके माध्यम से कहता हूं, मैं निवेदन करता हूं शहडोल की जनता से कि भारतीय जनता पार्टी को देखें और माननीय शिवराज सिंह चौहान ने जितना विकास किया, उस विकास के नाते मतदान करें। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश अग्रवाल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ 2018 में चुनाव जीत करके यहाँ पे आई थी, लेकिन आपके विधायक को खरीद लिया गया। कैसे आप लोग मजबूत होंगे आने वाले चुनाव में और किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के सामने हैं? देखिए, एक तो मैं चलता हूँ पिछले 18 साल से चली जा रही है। जहां तक बात आती है कांग्रेस की, ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देख रहे थे ना, आज उनके गले की हड्डी बने है कांग्रेस। प्रातः स्मरणीय है राहुल गांधी, सुबह दोपहर शाम नरेंद्र मोदी की सांसें चलती है, राहुल गांधी के कारण चलती है। लौट रही हूँ आपके पास। इस वक्त नरेंद्र बरावी जी हमारे साथ मौजूद हैं, जयसिंह नगर से, जो खुद उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी हैं। बहुत बहुत स्वागत नरेंद्र जी आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। चुनाव में जा रहे हैं आप, लेकिन जनता के बीच आप पहुंच रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जयसिंह नगर और जैतपुर सीटें ऐसी सीटें हैं जहां कांग्रेस जीत नहीं पाई, तो किन मुद्दों के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं और कितने आश्वस्त हैं? देखिए, आपको बताऊं, सबसे बड़ा मुद्दा जो क्षेत्रीय मुद्दा होता है जी, सबसे बड़ा हमारे युवा साथी जो यहाँ पर हैं अपने विधानसभा में, आज तक जो बता रहे हैं, अभी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो लड़के पढ़ के जा रहे हैं हमारे युवा साथी आज हैं, जो शहडोल इस विधानसभा के लोग लड़के जी, वो बेरोजगार घूम रहे हैं। इस मुद्दे में कोई चर्चा नहीं करना चाहता भारतीय जनता पार्टी की कोई नेता, न विधायक न मंत्री। सबसे बड़ी मुद्दा तो रोजगार है ना। आप रिलायंस अल्ट्राटेक बताइए, शहडोल जिले के इस विधानसभा कितने लड़के अल्ट्राटेक और इसमें आपको रिलायंस में काम कर रहे हैं। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना ठीक है, विकास आप शिक्षा के वो क्षेत्र है, कोई भी सरकार है करेगी काम, लेकिन युवा जो है, सबसे बड़ी दूसरी बात, किसानों के लिए आपने क्या किया? इतने साल से सरकार है भारतीय जनता पार्टी, विधायक मंत्री शिवराज जी आके यहाँ पर, कि किसानों के लिए आपने क्या किया है? यहाँ पर बाढ़ से आकर के शहडोल जिले के पानी यूपी बिहार जा रहा, शहडोल नहीं आ रहा पानी। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। हमारे यहाँ देखिए, सबसे बड़ी मुद्दा धान के अलावा कोई फसल नहीं हो पा रही पानी की वजह से जी। आज रिलायंस का गैस जा रहा है जौनपुर में, आज यहाँ पर कंपनी यार बैठती है, यहाँ पर हमारे जी कितने लोगों को रोजगार मिलता। और दूसरी बात, पाइप गैस के साथ पानी भी जा रहा, फिल्टर करके पानी बेच रही वहाँ पर कंपनियां, दोनों चीज जा रही है। हमारे यहाँ के जो है, देखिए स्थिति इतनी पुअर कंडीशन हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ भी बोलते रहे, ये विकास हुआ,
सबसे बड़ा विकास दिख तो रहा है, जनता बताएगी ना इस बार। ठीक है, मनीषा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो आपके सामने इस चुनाव में हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीषा सिंह जी, आपका नादी टीवी पर। सुन पा रही हैं आप मुझे? मनीषा जी आवाज मिल रही है आपको? चलिए, लगता मनीषा जी को आवाज नहीं मिल रही है। नरेंद्र जी, आप खुद भी बता रहे हैं कि वहां पर कई तरह की चीजें हैं, लेकिन रोजगार को लेकर आप जाएंगे और सीखो कमाओ योजना भी तो सीखने के बाद कमाने के लिए ही है। और अगर वहां पर ऐसी संस्थाएं हैं जो बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं, जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा ना इंडिया। सबसे बड़ी मुद्दा तो ये है ना, आप रोजगार जब सरकारी नौकरी जो है गवर्नमेंट दे रही है, आउट ऑफ सोर्स में सब चीज रह रहा है, आउट ऑफ सोर्स में काम कर रहा है जी। आउट ऑफ सोर्स क्या चीज है? आउट ऑफ सोर्स में कल कोई निकाल देगा तो हमारी क्या गारंटी है? हमारी सबसे बड़ी मुद्दे है ना, हर चीज में आप आउट ऑफ सोर्स दे रहे हैं, कंपनी आ रही है आउट ऑफ सोर्स। तो हम किस उद्देश्य से, हम किस युवा अधिकार में वो हो जाएगा ना हमारे जो युवा साथी है। कल कोई कंपनी निकाल के देगी, हमारी उम्र 40 साल से ऊपर है, कहीं तो नहीं रहेंगे ना। ठीक है, मनोज वर्मा जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे। मनोज जी। नरेंद्र जी, बीजेपी सरकार लगातार कह रही है कि पैसा एक्ट लागू किया गया, आदिवासियों के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई है, क्योंकि जिले यह पूरा आदिवासी इलाका है। तो क्या इसका कोई इम्पैक्ट असर हुआ पैसा एक्ट के आने के बाद? कुछ बदलाव दिखा है? क्योंकि आपकी सरकार में भी एक आपके लोग भी कह रहे हैं कांग्रेस के कि जो पैसा एक्ट लागू किया गया वो दिग्विजय सिंह के ज़माने में उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था। नरेंद्र जी सुन पा रहे हैं? जी, अभी पैसा एक्ट की बात करें हम, पैसा एक्ट जो आप लागू किए हैं ग्रामीण क्षेत्र पैसा एक्ट, तो मतलब पैसा एक्ट मतलब आदिवासी क्षेत्र में आप पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी ही आप ट्राइबल सीट है, ट्राइबल सीट में 5वां सूची लगना चाहिए सीधा सीधा। आप पैसा एक्ट क्या 5वां सूची लग गया, सब ठीक हो जाएगा ट्राइबल सीटों में, ट्राइबल क्षेत्र में। आप उस चीज को तो फोकस नहीं कर रही सरकार ना, आप पैसा एक्ट लगा। पैसा एक्ट क्या है? पैसा एक्ट तो वही चीज है ना, उसमें 5वां सूची आप लगा दी, सब चीज उसमें आ जाएगा। अरे लेकिन ये तो आपकी सरकार के समय भी जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे मांग उठती रही, लेकिन तब भी लागू नहीं हुई 5वीं अनुसूची। बात उसकी नहीं कह रहे हैं, 5वीं अनुसूची अब जो लगातार फोकस हो गई ट्राइबल सीटों में, आप लोग फोकस कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 5वां सूची लगा दीजिए, सब समस्या का समाधान हो जाएगा। आप कहीं बदलने की जरूरत नहीं है सरकार कहीं। प्रतिभागी जो यहाँ पर जो वो होते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो परीक्षाएं देती हैं, आप देख लीजिए पटवारी की भर्ती हुई है, जो इतनी बड़ी घोटाला हुई, व्यापक घोटाला इतना बड़ा, हमारे हम युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना सीधा सीधा। उसमें कोई फोकस नहीं कर रहा है सरकार, उसमें डिबेट करने की जरूरत नहीं है, उसमें कोई बोलने की जरूरत नहीं है, विधानसभा में क्वेश्चन नहीं हो रही मैटर पे। तो लेकिन आपकी सरकार अभी जो पार्टी ने आपकी ने घोषणा पत्र जारी किया, वचन पत्र, उसमें कहीं दावा नहीं किया गया है कि अगर सरकार बनती है तो वो आदिवासी इलाकों में 5वीं अनुसूची लागू कर दी जाएगी। ये जनता पे जनता मौका देगी तो निश्चित तौर पे हो गया। एक मौका तो युवाओं को दे, सरकार चेंज होना चाहिए, एक बार बदल के तो देखें कौन कितना काम करने का मौका देंगे, करने का तब न करेगा। अब रही शहडोल जिले की विकास, हमारे विधानसभा के तो मैं इन मुद्दों में कह दिया, इनमें फोकस होना चाहिए, युवाओं में, किसानों में, रोजगार में, इसमें कोई यानी आपके जो घोषणा पत्र में आदिवासियों के लिए फिलहाल जिस इम्पोर्टेंट कॉल को आप ले रहे हैं उसे इम्पोर्टेंस दी नहीं गई, उसे महत्वता नहीं दी गई 5वीं अनुसूची। मैडम आप इतना महत्वपूर्ण उसे बता रहे हैं कि आदिवासियों की जिंदगी में परिवर्तन हो जाएगा और आप ही की पार्टी ने उसे घोषणा पत्र में महत्व नहीं दिया। ये सीधा सीधा देखिए, जब सरकार बनेगी तो वहाँ परिषद में जब इसका गठन होगा, वहाँ से पारित होगा तो ऑलरेडी होगा वो। तो वादों में ही नहीं है ना आपके? कमलनाथ जी ने जो वादे किए वो तो पूरे किए नहीं। ये बीजेपी आरोप लगाती है आप लोगों के ऊपर, और अब जो वादा ही नहीं किया उसे पूरा कैसे कर पाएंगे फिर आप? मैडम 15 महीने की सरकार में आप भी जानते हैं, सब जानते हैं 15 महीने की सरकार में क्या चीज होता है। 15 महीने में सिस्टम मतलब लोग बाग नया परिवर्तन उसमें सिस्टम में आने में लग जाता है। जिस चीज का टाइम लिमिट लेकर चले थे वो भी तो नहीं पूरा हुआ ना सर। दिक्कत यही है कि फिर विश्वास कैसे? और अब तो आपने घोषणा पत्र में 5वीं अनुसूची की बात ही नहीं की, तो जिस क्षेत्र में आप हैं आदिवासी बहुल इलाका, वहां पर कैसे विश्वास दिलाएंगे अपने लोगों को कि जिसकी हमने बात ही नहीं की वो कर लेंगे? ट्राइबल सीट, हम खुद ट्राइबल है, ट्राइबल की क्या विचारधारा होती है, ट्राइबल में क्या फोकस करना, इसलिए हम जैसे युवा जो आए वो विचारधारा तो आपकी दिखी ना सर। आपने बताया 5वीं अनुसूची जरूरी है, लेकिन आपके घोषणा पत्र में जरूरी नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी को जरूरी नहीं लगता।
हो सकता है हर सरकार घोषणा पत्र और पैसा एक्ट जो दिग्विजय सिंह साहब भी इम्पोर्टेंट मानते थे, वो चाहते थे, अब वो हो गया, उसको लेकर आपका कहना है कि उससे कुछ हो ही नहीं रहा। ये बताइए पहले की इतनी टेक्निकल इतना सिस्टम नहीं था, इतना बहुत सारी चीजें नहीं थी, ना उसका मोबाइल प्रचार प्रसार का माध्यम नहीं था उसका। आप भी जानते हैं, आज देखिए इतना हाईटेक से प्रचार हो रहा है, सब चीज हो रहा है, लेकिन अभी जो सरकार शिवराज पैसा है, इसको आप बताइए किस ग्राम पंचायत में लागू हुआ था, वो बात बता रहा हूँ मैं। नहीं, अगर आज की तारीख में आपके क्षेत्र में पहुंचकर पूछा जाए कि नरेंद्र जी आपने बात की है आपके आला नेताओं से कि 5वीं अनुसूची आपके विधायक बनने के बाद जारी हो जाएगी, तो आप क्या जवाब देंगे उस पर? करेंगे ना, उसके लिए तो वो करेंगे, क्योंकि उसको महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम करेंगे। आप अकेले नहीं कर पाएंगे ना, नरेंद्र जी विधायक बन भी गए तो आपके नेताओं को उतना महत्वपूर्ण लगता तो शायद आपके घोषणा पत्र में चिल्ला चिल्ला के ये बातें होती। घोषणा पत्र की बात अलग मैडम, हम जो आपको कह रहे हैं बात कर रहा हूँ मैं। अभी जो पैसा की आप बात कर रहे हैं ना, अभी बातों वाले से ठीक है, मैं मनोज जी आप ही के पास आ रही हूँ, और भी चीजों को और भी पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बसपा भी एक्टिव है, और अभी विंध्य के नेता नारायण त्रिपाठी भी अपने आप को विंध्य का बड़ा नेता बता रहे हैं, और हर सीट पर वो सोच रहे हैं कि वो प्रभाव डाल रहे हैं। हकीकत क्या है, यहाँ के समीकरण क्या कहते हैं, और नारायण जी की बातें जो वो कह रहे हैं, जाहिर सी बात है वो प्रत्याशी हैं, हमारी शुभकामनाएं उनके साथ, लेकिन क्या उतनी मजबूती कांग्रेस की दिख रही है आपको इस क्षेत्र में? देखिए, निश्चित तौर पर अगर हम पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2013 में हमने देखा था कि बीजेपी ने वहाँ 24 सीटें जीती थी महाकौशल में, और 13 कांग्रेस ने जीती थी। लेकिन 2018 में समीकरण बिल्कुल उलट हुए थे, बीजेपी ने 13 सीटें जीती और कांग्रेस ने 24 सीटें, जिसके कारण वो बहुमत के आसपास गई। लेकिन उसके बाद भी ये तीनों ऐसी सीट थी शहडोल जिले की जिस पर बीजेपी ने कब्जा किया था, और इनमें से जो शरद कोल है बिहारी सीट, क्योंकि इस इलाके की सबसे चर्चित सीट वही है। तो जब कमलनाथ सरकार के मंत्री विधायक उड़ गए थे बेंगलोर के लिए, गुड़गांव के लिए, तब ये खबरें आ रही थी कि नारायण त्रिपाठी और शरद कोल बीजेपी का दामन छोड़ के कांग्रेस का समर्थन कर सकते हैं। इसका दोनों ने खंडन भी नहीं किया था, और जिस समय पूरा ये पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा था 2020 में, उस समय शरद कोल की लगातार आमद थी मुख्यमंत्री निवास में जब कमलनाथ थे, नारायण त्रिपाठी की लगातार आमद थी। उसके बाद लेकिन जब सरकार गिर गई तो शरद कोल ने अपने कदम पीछे खींच लिए। हालांकि सीधे तौर पर नारायण त्रिपाठी ने बगावत की थी, नतीजा हुआ कि पार्टी ने उनका टिकट काट दिया और उन्होंने अपनी नई पार्टी बना ली। लेकिन शरद कोल बीजेपी के साथ सर, आप शरद कोल की बात करें, राम लखन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बहुत बहुत स्वागत राम लखन जी, शुभकामनाएं आपको, चुनावी मैदान में आप जाएं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि यही एक सीट है जो चर्चित है, जो कई बार चली भी गई और आ भी गई। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आप राम लखन जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? राम लखन जी को आवाज मिल रही है, चेक कर लीजिए प्लीज। जी राम लखन जी आवाज मिल रही है? हाँ हाँ। कहा जा रहा है आपके सामने जो कैंडिडेट है काफी टफ हैं, क्योंकि बड़ा चेहरा माना जाता है उन्हें कोल समाज का, और यही सीट है जो चर्चित है, कभी आई भी है कभी गई भी है। सर थोड़ा सा अटेंशन दे लेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछ पाऊंगी। कहाँ है आप? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, आप हैं कहाँ, हम ये जानना चाहते हैं। मैं अपने स्टूडियो से आपसे बात कर रही हूँ। हाँ तो बताएं। आवाज मिल रही है आपको? सवाल पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए। राम लखन जी, आपके सामने शरद कोल जी हैं, जिन्हें टफ फाइटर कहा जाता है, कोल समुदाय का बड़ा चेहरा है, और ऐसे में ये बिहारी सीट ऐसी है जो आई भी है और गई भी आपके पास से। कितने आश्वस्त हैं आप अपनी जीत को लेकर? हम लगातार अपने पार्टी के प्रति लगातार हम समर्पित थे, हमने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है और हमको अच्छा समर्थन मिल रहा है। चुनाव हम निश्चित जीतेंगे। बिहारी सीट को लेकर मनोज जी आपका क्या कहना है? हमारा ये कहना कि चुनाव हम जीतेंगे। उनका जो क्षेत्र में नाकामी है, वो क्षेत्र के प्रति सकारात्मक नहीं रहे हैं, उसका लाभ भी हमको मिल रहा है। वो सक्रिय नहीं रहे हैं, आपका ये कहना है? हाँ बिल्कुल सक्रिय नहीं रहे हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपसे बात करेंगे। राम लखन जी, जिस समय सरकार जा रही थी कमलनाथ की, उस समय तो शरद कोल पीछे बढ़ा रहे थे आपके साथ, आपकी पार्टी के साथ, और लग भी रहा था कि वो शायद आपकी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, समर्थन कर देंगे, और अब आप ही कह रहे हैं कि वो सक्रिय नहीं थे। ये ऊपर का मामला है, ये हमारे स्तर की बात नहीं है और इसका जवाब हमारे पास नहीं है, ना हम दे सकते हैं। नहीं तो उनका कामकाज आप देख ही रहे होंगे ना कि ये मामला कितना, मुकाबला कितना कठिन होगा। ये कामकाज हम देख रहे हैं, हम भी तो इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जी,
अब मुकाबला हम भी अपने तन्मयता के साथ, अपनी सक्रियता के साथ मुकाबला करेंगे और क्षेत्र का हमको समर्थन प्राप्त हो रहा है। शरद कोल जी भी जुड़ गए हमारे साथ। शरद कोल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अनादि टीवी पर सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? शरद साहब, शरद जी, शरद कोल जी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत स्वागत सर, शुभकामनाएं। चुनावी मैदान में आप हैं और आपके सामने राम लखन जी हैं, वो हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं, यानी आपको वो सुन पा रहे हैं और आप भी उन्हें सुन पाएंगे। सवाल ये है सर, वो कह रहे हैं कि आप सक्रिय नहीं रहते क्षेत्र में, और इससे पहले हमारे पॉलिटिकल एडिटर ने भी उनसे सवाल लिया कि पहले आप उन्हीं के दल में शामिल होने की ख्वाहिश रख रहे थे सर। ये तो उनसे, उन्हीं से पूछेंगे तो उनको इसका अच्छे से जवाब दे पाएंगे। हमारे भाई हैं वो राम लखन जी। और बात रही सक्रियता की, अगर क्षेत्र में नहीं होती तो आज ये 1700 से 1800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है जमीनी स्तर पे उतर के यहाँ पे स्ट्रक्चर का बदलाव जो दिख रहा है पूरे व्यवहारी विधानसभा क्षेत्र में, आज 17 से 18 करोड़ जो आया है जी, ये जो है तो रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो चाहे ब्रिज कॉर्पोरेशन हो, आप यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बदलाव की स्थिति है ये यहाँ की जनता से पूछेंगे। यहाँ के लोगों को मैंने सौगात के रूप में उसको लाया है सरकार से, ये मेरी उपलब्धि है। और निश्चित तौर पे एक क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की वहाँ की जो है उसकी सक्रियता ही ये चीज तय करती है कि वो क्षेत्र का स्वरूप किस तरह होना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है पैसा एक्ट लागू करने के बाद कुछ फायदा होगा पार्टी को? क्योंकि और बाकी जो कांग्रेस उम्मीदवार हैं दूसरे आपके जो जिले के, वो ये कह रहे हैं कि 5वीं अनुसूची लागू करना चाहिए थी पैसा एक्ट की जगह। अरे भाई, ये जो एक तो कुछ करना नहीं है, दूसरा कुछ कर रहा है, तो उस पर भी इनको जो है आरोप प्रत्यारोप के दौर से जो है इनको नेतागिरी कर रहा। अब मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर वास्तव में अगर इनकी इच्छा शक्ति होती पैसा कानून लागू करने की, तो 15 महीने की सरकार इनकी 1.5 साल की रही, क्यों नहीं करा इन्होंने पैसा कानून को लागू? आज हम उसका इम्प्लीमेंट करके आज जमीनी स्तर पर उन ट्राइबल क्षेत्र जो है 5वीं अनुसूची के अंदर जो आते हैं उन क्षेत्र में लोगों को जो है सशक्त करने का कानून जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या गलत किया है भैया? राम लखन जी कुछ कहना चाहेंगे? जो है इसका लाभ मिलेगा। राम लखन जी कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि जो 5वीं अनुसूची किसने लागू की है? पंचायती राज को किसने किया है? पंचायती राज तो कांग्रेस की सरकार ने लागू करी है। और जहां तक व्यवहारिक के विकास है तो हिरवार का जो प्रोजेक्ट है वो हमारे टाइम में, जब हमारे विधायक से तब हुआ है। बंसुकरी रोड हमारे टाइम में हुआ है। और तमाम जो नल जल की योजना जो व्यवहारी में आना था पानी बाढ़ सागर का, वो 5वीं अनुसूची को तो लागू करने की बात आप ही के पार्टी के जो नरेंद्र मरावी जी वो कह के गए हैं। डेवलप की बात करी थी, इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। और जहाँ जो नहीं भी किया उसको भी लिस्ट में शामिल कर लेंगे। और 6ठी अनुसूची तो 5वीं तो हमने लागू की है, आप 6ठी लागू कर दीजिए। आपको करना चाहिए था। पैसा जो मूल हमने बनाया था उसको कहाँ लागू किया है? चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को। जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में आप जाएं और जनता आप दोनों में से किसको आशीर्वाद देती है, किसी तीसरे को चुनती है, ये तो जनता के खुद के विवेक पर है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, काफ़ी टफ फाइट लग रही है, दोनों ही अपने अपने मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और खासतौर पर ट्राइबल एरिया में जहां पर देखिए पैसा को लेकर, पैसा एक्ट को लेकर भी बात कर रहे हैं, 5वीं अनुसूची को लेकर भी बात कर रहे हैं, विकास रोजगार भी यहाँ पर मुद्दा है। और वहीं महिला वोटर्स की बात करें तो यहाँ पर अच्छी खासी संख्या महिला वोटर्स की भी है। बिल्कुल, हाँ देखिए, इसीलिए इस बार हमने देखा मनीषा सिंह की सीट चेंज की गई है जयसिंह नगर से जी, और जयसिंह मरावी को उनकी सीट पर भेजा और उनको दूसरी सीट पर भेजा। शरद कोल पे दूसरी बार पार्टी ने दाव लगाया है क्योंकि कोल वोटर इस क्षेत्र में निर्णायक है। जहाँ तक गोंगपा की बात है तो पिछले चुनाव में भी हमने देखा, पिछले 2-3 चुनाव में कि वो 10-15 हज़ार का उनका एक वोट बैंक फिक्स हैगा। तो अगर इन दोनों में से जो उसमें सेंध लगा पाता है तो मुझे लगता है सफलता उनको मिल जाएगी। क्योंकि 2018 में भी कांग्रेस के लिए पूरा जिला टफ था कि जब कांग्रेस ने पूरे महाकौशल में 38 में से 24 सीटें जीती थी, तब भी ये तीनों की तीनों सीटें बीजेपी के पास रही थी। तो बीजेपी की पूरी कोशिश रही है कि इन तीनों सीटों पर फिर से कब्जा कर लिया जाए और कांग्रेस पूरी उम्मीद से जुटी है कि वो इनमें से 1-2 सीटें बीजेपी से अगर छीन लेती है तो शायद उसके लिए बहुत अच्छा होगा।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पूरे समीकरण मनोज जी ने डिटेल में हमारे दर्शकों को समझाए हैं। सत्ता का महासंग्राम देख रहे हैं आप, जिसमें हम डिटेल में करते हैं हर एक सीट का विश्लेषण, उम्मीदवारों से भी चर्चा होती है, उनके मुद्दे जानने की कोशिश होती है। दावे कई होते हैं, वादे कई होते हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं है जब चुनावी मैदान में, रणभूमि में ये नेता आ चुके हैं। लेकिन अब बारी जनता की है। जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है, किसे बाहर का रास्ता दिखाती है, किसे अपना सरताज बनाती है, आने वाले समय के साथ पता चलेगा। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।